हिंदी कर लेते हैं क्या। और आज के हिंदी क्लास में आप सभी पूरे ध्यान से करेंगे, क्योंकि आज मैं गद्यांश भी करने वाला हूं और पद्यांश भी करने वाला हूं। और गद्यांश पद्यांश बहुत कम लोग ही बताएगा आपको यूट्यूब चैनल पर कैसे करना है। सबसे पहले डायरेक्शन और मेरा लेक्चर सुन लीजिए। गद्यांश पद्यांश करते समय एक ही दिमाग में रखना है कि ये जो लिखा रहता है ना, उसको इतना अच्छा तरीका से पढ़ना है जैसे कि एगो खचरा मास्टर को सुनाना हो 5 मिनट में। खचरा मास्टर समझते हैं, जो पीटे कहे कि 5 मिनट में सुना दे ना तो धके थूर देंगे, ठीक है। इसीलिए इस गद्यांश को ऐसे पढ़िए जैसे किसी माने पिटा हुआ मास्टर को सुनाना हो 5 मिनट में। ऐसे पढ़ना है ताकि आपको माइंड पर बना रहे और इसका आप जवाब दे पाए, ठीक है। तो चलिए पढ़ने का तरीका, और कभी भी पढ़िए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए, मजेदार तरीका से पढ़िए ताकि आपको अच्छा भी लगे, कहानी टाइप में समझ करके पढ़िए, ठीक है। ऐसे पढ़िए कि पिटावा मास्टर को सुनाना है और लगले सुनाना है, ऐसे पढ़ना है। ये ना कि पढ़ते जा रहे हैं और दिमाग है हमारा घर पे, तब गद्यांश पद्यांश सही नहीं जाएगा सीटेट में। और सबसे ज्यादा नंबर उठाता है 15 नंबर मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा जा रहा है यहाँ पे, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। देख लीजिए ये बात ऐसा आ गया ना, प्रत्येक व्यक्ति अपना समस्या को खूब बढ़ा चढ़ा करके कहता है। जैसे कि आई है अपना समस्या बोली है कि भाई हमारे घर पे ये हो गया, खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रत्येक व्यक्ति समस्या को बोलता है। समस्याएं आने पर हम दूसरे की सहानुभूति चाहते हैं। जब आपके ऊपर जब पड़ेगा ना, दूसरा का सहानुभूति चाहते हैं, इसलिए बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। दूसरा आदमी कहेगा कि हाँ 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 बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत समस्या हो गया तुम्हारे पास। लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होता है, ठीक है। समस्या अगर आप किसी को या आपको कोई सहानुभूति दे रहा है कि हाँ आपके साथ बड़ा गलत हुआ है ना, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो क्या इससे समस्या हल हो जाएगा? हो नहीं होगा सहानुभूति से। दरअसल हम मुश्किल का रोना रोते हैं लेकिन कभी भी समाधान के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई भी आपके ऊपर जब समस्या आएगा ना तो आप रोना शुरू कर दीजिएगा कि अरे हमारे ऊपर विपद पड़ गया, दूसरा पर काहे नहीं आया, हमारे घरवा में सारा लोग बीमार पड़ रहा है, ओकरा घरवा में काहे नहीं हो रहा है। लेकिन आदमी उसका समाधान नहीं खोजता है। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो, हथियार डाल देते हैं, छोड़ आज पढ़े आज ना जाएंगे, आज हमारा घर पे छठियार है या कुछ है, हम पढ़े नहीं जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा मुसीबत आ गया हो, ठीक है। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी छा जाती है ना। चाहे आपके घर के बगल में चाचा का शादी हो गया, एकदम खूब बढ़िया गाना बज रहा है, एकदम गाना सुन करके भोजपुरी वाला सुन के दिमाग आपका डोल रहा है अंदर से, अरे छोड़ आज काजल जब पढ़े आज ये नहीं कहीं डोल लो जाओ ना, ठीक है। दिलो दिमाग पर पूरा छा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि इसी पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। अभी जब समस्या आ गया तो जो आपका मेन काम था जिससे आपका जीवन बनेगा उसको भूल जाते हैं कि छोड़ आज आते का डांस हो जाए, है ना, भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करें, आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसी के जड़ में होता है कि नहीं? कोई भी चीज हो उसके जड़ में ही होता है समस्या का हल। तो अब आपका हम लोग पढ़ लिए, समझ में तो आया कि क्या पढ़े हैं। अब जवाब पूछना शुरू कर रहा है आपका, है ना। हम पूछना शुरू करते हैं, आप लोग जवाब देना शुरू करिए, है ना। कहता है कि गद्यांश के अनुसार हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करते हैं क्या? स्वयं के समस्या को बढ़ाते हैं। दूसरा का समस्या का क्या कथी है, हमारा समस्या देखा ना, है ना। सब कोई अपने समस्या को सबसे बड़ा मानता है कि इस समस्या से निकल जाएंगे ना तो बढ़िया से बैठ के कचौड़ी पकड़ी बढ़िया से खाएंगे, है ना। हमारे ऊपर देखिए, मेरे ऊपर, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे ऊपर जब भी समस्या आया है तो सोचते हैं कि इस समस्या निकल जाएगा ना तो खूब बढ़िया से एकदम खाली खाना पीना पर ध्यान देंगे। हमारा खाली माइंड में ही आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या,
किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है, बताइए हो? नहीं, सहानुभूति प्राप्त करने से समस्या समाधान होता है, तो बोला कि नहीं होता है। स्थितियों का ठीक ठाक आकलन करिए कि क्यों उत्पन्न हुआ आपके साथ ये समस्या, उसका आकलन ठीक ठाक करिए तभी होगा समाधान। एक कॉपी कलम लेके बैठना जाइए, कोई भी ऊपर आपके ऊपर। अगला, हाँ चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के लिए किन चीजों से बचने के लिए कहा गया है, बताइए हो? सहानुभूति से बचिए और दया से बचिए। दया सहानुभूति से समस्या समाधान नहीं होगा, इससे बचना है। किसी भी समस्या का हल किसमें होता है, बताइए हो? कोई भी समस्या हो उसका हल क्या होता है? उसी के जड़ में होता है, ये ना पढ़े हैं। जड़ को बोलते हैं मूल, जड़ को क्या बोलते हैं? मूल है। यहाँ पे देखिए कैसे फंसा दिया आपको। गद्यांश में बोला था कि कोई भी समस्या का हल उसी के जड़ में है, यहाँ लिख दिया मूल में है। जड़ मने ही मूल होता है। फंसा के दे रहा है कि नहीं? उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। अनेक बार हमारे स्वयं के डैश समस्या को उत्पन्न कर देते हैं। क्या? कौन उत्पन्न कर देता है? कार्य ही। ऐसा कोई काम कर दीजिएगा जिससे आपका घर में समस्या उत्पन्न हो जाएगा या आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगा। कोई ना कोई काम करने से ना भाई समस्या उत्पन्न होता है। सोने वाला, खाने और उठने वाला का क्या समस्या भाई? अगला प्रश्न, समस्या आने पर क्या करना चाहिए, बताइए? उसके बारे में सोच के समस्या हो जाएगा? नहीं, स्थितियों का विश्लेषण करिए कि कौन ऐसा स्थिति आ गया जिसके ऊपर हमारे ऊपर संकट आया है, उसका विश्लेषण करिएगा ना तो उसका समाधान निकल जाएगा। आपका मूल्यांकन का संधि विच्छेद करिए। मूल्य जोड़ अंकन, अंकन नहीं अंकन, सी वाला ऑप्शन, मूल जोड़ अंकन। मुसीबत का सामनार्थी बताइए, माने उसी के जैसा वर्ड। हाँ, मुसीबत माने विपदा पड़ गया है। अच्छा लग रहा है गद्यांश पदांश? अरे हम पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा ही, जाएगा कहाँ? आप लोग थोड़ा सा पढ़िए तो उसको नींबू मरचा लगा करके जब पढ़िएगा ना तो देखा मजा आएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी है जिसका अनेक अर्थ हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द बताना है, तो कौन सा शब्द अनेकार्थी? हल, हल जो होता है ना अनेक, इसका अर्थ है हल माने सॉल्यूशन, हल माने हल जोतना, है ना। चलिए अब आ गया पदांश। पदांश के बारे में थोड़ा सा हमारा लेक्चर सुन लीजिए। गद्यांश के बारे में लेक्चर सुने हैं ना, तो पदांश के बारे में। पदांश एक ऐसा खतरनाक चीज है जो हमको भी समझ में नहीं आता। हम अपने बारे में भी बोल रहे हैं, हम भी कोई विद्वान नहीं है, लेकिन हम आपको उस हद तक निकलवा देंगे जिससे आप अच्छा नंबर लाएंगे। पदांश जब भी पढ़िए थोड़ा सा भी उसका नस पकड़ा जाएगा कि किस बारे में कह रहा है, तो जब नस पकड़ा देगा तो सुइया तो दे देंगे ना। उसी प्रकार से देखिए क्या कह रहा है, किस बारे में आप लोग बताइएगा। पहले हम पढ़ते हैं, आप लोग बताइए किस बारे में कह रहा है। भोर हुई पेड़ के बिना बोलने लगी, पात पात हिले, डाल डाल डोलने लगी, कहीं दूर किरने के तार झनझना उठे, सपनों के स्वर डूबे धरती के गान में, लाखों ही लाखों दिए तारे के खो गए पूरब के अधरों की हल्की मुस्कान में। किसके बारे में कहा जा रहा है? सूर्योदय के बारे में, सुबह के बारे में कह रहा है। मैंने भोर हो गया और लाखों लाखों जो दिया जल रहा था आसमान में, जो सितारा चमक रहा था, चांद, सब क्या हो गया? खो गया। जब खोता कब है? जब सूर्योदय हो जाता है। पकड़ में आने गया कि सुबह के बारे में बोला जा रहा है। चलिए ये नस तो पकड़ना है। जब नस पकड़ा गया उत्तर करिए, कविता का मुख्य स्वर क्या है? देखिए वाह क्या बात है, ऐसा ही पकड़ना है। सुबह हो गया। भोर होने पर क्या नहीं होता है? दिए जगमगाने लगते हैं, ये नहीं होता है। भोर होने पर दिया नहीं जगमगाता है। दिया समझते हैं? तारा के बारे में बोल रहा है। भोर होने पर तारा नहीं जगमगाता है, तारा भाई खो जाता है। नेगेटिव पूछ रहा है। कविता में सपनों की बात क्यों की गई है? भोर से पहले रात को स्वप्न देखना। भोर से पहले जो स्वप्न देखा जाता है, माना गया है भोर में जो स्वप्न देखा जाता है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो स्वप्न होता है वह अधिकांशतः सही होने की संभावना होती है। इसलिए बच के रहे, क्योंकि उस समय माइंड ताज़ा होता है, वही होता है
जो सही होने की संभावना होती है। न तो रात्रि में कुछ सपना देखिए ना, हाथी पर चल रहा है तो थोड़े हाथी पर चल जाइएगा। अगला प्रश्न, भोर होने का संकेत मिलता है तारों की झनकार से नहीं, तारों के खो जाने पर। जब तारा खो जाएगा तो समझ जाइए कि भोर हो गया है, और तारा आसमान में है तो समझिए कि भोर नहीं हुआ है। हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? तो बताइए, हो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तारा का प्रवाची शब्द नहीं है। देखिए, तारा का प्रवाची होता है तारक, तरिका, पुरु, तमस नहीं होता है। तमस माने होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार होता है। तमस माने अंधकार होता है। कौन सा शब्द समूह भिन्न है? बताइए हो, कौन सा भिन्न है? तो देखिए, धरती, दिए, पेड़, इस क्वेश्चन में, लेकिन लाख जो है एक अलग चीज है। दिया, पेड़, धरती ये सब प्रकृति का चीज है, लेकिन लाख क्या चीज है भाई? प्रकृति का नहीं ना है। समझ में आ रहा है ना? अगला है, अब आ गया पेडागोजी, ठीक है। और पेडागोजी भाई अब आसानी से करेंगे, प्रेम से, थोड़ा सा प्रेम भावना से क्वेश्चन के साथ आप प्रेम भावना से प्रेस आइएगा ना, तो क्वेश्चन हो आपको कहेगा कि हाँ आंसर भाई इसका यही होगा, मारो मत। और जैसे ही क्वेश्चन को देख करके आप अंदर से चिड़चिड़ा गए, घबरा गए, क्वेश्चन देख के आपका माइंड उगता गया, नींद आ गया, क्वेश्चन आपको पटक देगा। आप प्रेम से क्वेश्चन को पढ़िए, खूब रुचि लेकर के, जैसे कि रसगुल्ला खा रहे हैं वैसे क्वेश्चन को पढ़िएगा, खूब आनंद आएगा, खूब आंसर में कहेगा कि आंसर ही मारो, क्वेश्चन में आपको कहेगा। अभी मत कहना कि सही में कहेगा, है ना? कहेगा तब मारेंगे तो ना मारेंगे। हाँ, कहता है प्रश्न, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य बोलते हैं, आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्थित है? देखिए, ये तो याद करना पड़ेगा, भाषा के बारे में कह रहा है। नहीं, बेंजामिन ओर्फ साहब कहे हैं कि भाषा का विचार पर आधिपत्य है, लेकिन ये बात जो है गलत आंसर दिया हुआ है। ये आंसर इसका वाइगोस्की होगा। क्या होगा? हाँ, भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है, ये बात वाइगोस्की महोदय बोले हैं, जो आपके बुक में गलत दिया हुआ है आंसर, ठीक है, वाइगोस्की होगा। अब देखिए अगला का ट्रिक देख लीजिए। जैसे ही हमारे ऊपर आता है क्रिप्सन साहब, जीवन में आपके क्रिप्सन साहब के बारे में जैसे ही आ जाएगा ना I+1, तो याद रखिएगा कुछ ऊंच, थोड़ा ऊंच क्वेश्चन में रहेगा, कुछ ना तो थोड़ा रहेगा, ऊंच रहेगा थोड़ा। देखिए कहीं है क्या? है कहीं पे कुछ ना तो थोड़ा ऊंच। सामग्री स्तर शिक्षार्थियों की क्षमता के वर्तमान स्तर से कुछ ऊपर या स्तर होना, ठीक है, यह आपका उत्तर सी हो गया। ये क्रिप्सन का ट्रिक है, कुछ न तो थोड़ा उच्च, ठीक है। अगला, बालिका संकोच के साथ बात करती है जिससे कई बार संप्रेषण में व्यवधान होता है। कोई भी यहाँ पे बैठे हैं जो संकोच करेगा पूछने में, तो भाई व्यवधान उत्पन्न होता है इससे। तो यह रूब्रिक किस बात का आकलन करेगा? क्या हो जाएगा भाई? प्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण में अगर कोई व्यक्ति सही से बातचीत नहीं कर पा रहा है तब प्रवाह सही से नहीं हो पाएगा उसका बातों का। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 की अध्यापिका ने कक्षा में मौजूद वस्तुओं का लेबल लगाए हुए हैं। उनके कक्षा की दीवार पर शिक्षार्थियों के घर की भाषा में कहानियां, कविताओं में पोस्टर लगाए हैं। इस तरह की अध्यापिका को क्या करनी चाहिए? देखिए, घर के भाषा में आप पोस्टर लगाए हैं, और कहीं भी पोस्टर लगा हो या दीवार पर लिखा हो, उसको हम कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण, माने मुद्रित माने छपा हुआ, मुद्रित माने छपा हुआ। पोस्टर माने क्या? पोस्टर पर छपता है, मुद्रित मतलब होता है छपा हुआ। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से वाचन कौशल का आकलन करना चाहती है। कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव बोल दिया। तो बच्चे की पढ़ी गई सामग्री के शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, पढ़ी गई सामग्री के अर्थ बताने के लिए कहना, कौन सा उचित नहीं है? बाकी देख लीजिए, अपने प्रिय भोज पदार्थ के नाम बताने के लिए कहना, बता देगा। आप अपने आप को 4-5 वाक्यों परिचय देने के लिए कहना, बच्चा बता देगा परिचय।
दिखाएगा चित्र को 3 वाक्य में वर्णन करने के लिए कहना कह देगा, लेकिन ये अर्थ बताने के लिए कहना मतलब हो सकता है कि अर्थ कहीं उसका हार्ड ही हो। ठीक है, ये नेगेटिव जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि श्रवण पाठन उत्पादन कौशल है, श्रवण और वाचन ग्राह्य कौशल है, श्रवण उत्पाद कौशल है, पर पठन ग्राह्य कौशल है। देखिए श्रवण माने क्या होता है, सुनना, और सुनने को हम क्या कहते हैं, ग्रहण। तो श्रवण क्या होगा, ग्राह्य। और वाचन माने क्या, बोलना। अब बोलना क्या है, मुंह से बोलना है, माने उत्पादन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाचन क्या है, उत्पाद कौशल, और श्रवण क्या है, ग्राह्य कौशल। तो आपसे कोई पूछेगा श्रवण क्या है, तो ग्राह्य कौशल, और वाचन क्या है, उत्पाद कौशल। ठीक है, उत्तर जाएगा डी पर। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ सामग्री की ओर दौड़ कर जाते हैं और फिर अपने सहपाठी के वापस आकर के वस्तुओं की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है। देखिए एक गतिविधि करवा रहे हैं, एक बच्चा को दौड़ा करके भेज दिया अपने दोस्त के पास में, अब बोले कि उसमें देख करके आओ, यहाँ बताओ क्या देखा, है ना। तो बच्चा दौड़ करके जा रहा है, तो दौड़ करके जाने को बोलते हैं रनिंग। हाँ, बच्चा बताएगा कान में उसका, तब ना आके बताएगा, तो रनिंग श्रुतलेख कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, रनिंग श्रुतलेख। नेक्स्ट है, एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ के समन्वय को प्रभावित करता है, क्या कहलाएगा। तो कहलाएगा डिस्थीरिया। क्या कहलाएगा, डिस्थीरिया कहलाएगा। ठीक है, जो ध्वनि को डिस्थीरिया, फेजिया नहीं दिया है का, डिस्फेजिया, हाँ, डिस्प्रैक्सिया है। हाँ देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है सेट में। कहीं भी गत्यात्मक कौशल के बारे में कहेगा तो वहाँ पे डिस्प्रैक्सिया होता है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ को समन्वय प्रभावित करता है। ठीक ठाक है। डिस्थीरिया याद रखिएगा, जब भी जीभ के और होठ के बारे में बोलेगा तो डिस्थीरिया मार लीजिएगा, और लेकिन केवल गत्यात्मक रहता ना तो डिस्प्रैक्सिया होता। अगला प्रश्न, हाँ शारीरिक रहेगा तो डिस्प्रैक्सिया। निपुण भारत के बारे में पूछा, निपुण भारत द नेशनल इनिशिएटिव फॉर अचीविंग फाउंडेशनल स्किल का मुख्य केंद्र कौन सा है, बताइए। निपुण भारत का उद्देश्य क्या है। हाँ, निपुण भारत का उद्देश्य है कि समझ के साथ पठन एवं संख्यात्मक। निपुण भारत की बात कभी भी करेगा तो उसमें संख्यात्मक रहेगा, संख्या के बारे में बोलेगा, आधारभूत एवं संख्यात्मक कौशल। निपुण भारत के बारे में बोला तो कीवर्ड उसका क्या है, आधारभूत एवं संख्यात्मक कौशल, डी पर जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा प्रशिक्षण विद्यार्थियों के विशिष्ट कार्य से संबंधित उपलब्ध मापन करता है और उसके बाद इसके इस्तेमाल में आवश्यक है। देखिए परीक्षण के बारे में बोला जा रहा है तो निपुणता परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपुणता परीक्षण। ठीक है, प्रश्न सुनिए फिर से। क्या कहा, कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थियों की विशिष्ट कार्य से संबंधित उपलब्धि का मापन करता है। माने आप कब अच्छा कर पाइएगा उसका मापन कर लेंगे, तो कथी का मापन होगा, हो आपका निपुणता, कि आप कितना निपुण है। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों की इस बात का आकलन करे कि वह क्या हो, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार व्यवस्थित कर सके। ठीक है, श्रुत लेख देखिए फर्स्ट में बता दूं, श्रुत लेख आपका गलत होता है, अच्छी लिखावट कहीं भी रहेगा वो गलत होता है। ठीक है, प्रश्न को समझकर अपने उत्तर लिख सके, अपने उत्तर लिख सके। यहाँ का है परीक्षण की तकनीक इस प्रकार होनी चाहिए कि शिक्षार्थी किस बात का आकलन करेगा, तो युक्ति संगत व्यवस्थित तरीका से आप विचार के बारे में होगा। हाँ
नहीं, एक और ट्रिक है। क्वेश्चन में क्या कहा है? लेखन कौशल। और लेखन की बात कभी भी करेगा तो विचार लिखना, ठीक है, इसका कीवर्ड यही है, याद रखिएगा। लिखने की बात करेगा तो विचार लिखना। अगला है 120 प्रश्न करके बंद करेंगे। कहता है लोगों का एक समूह जो भाषा के प्रयोग से संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है, क्या कहलाता है? प्रतिमान को साझा करेगा तो क्या कहलाएगा? 117 का बताएं। देखिए भाषा के बारे में बोला तो भाषा क्या है? वाक्य, वाक्य समुदाय। क्या होगा? वाक्य समुदाय। अगला है पठन बोधन संवर्धन करने के लिए अध्यापक को कौन सा लेखन कार्य देना चाहिए? तो पाठ सामग्री में पढ़े गए शब्दों का श्रुत लेख तो हम नहीं मारेंगे ना, नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, माने जो बच्चा पढ़ा है उसके बारे में संक्षेप में लिखने के लिए कहना। अगला है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में समान जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाता है? तो जो तेजी से पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? सरसरी तौर पे पढ़ना। गहन से पढ़ेगा ना तो उसको कहते हैं बारीकी से पढ़ना। और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रक्रिया लेखन के दौरान एक अच्छी लेखन पूर्व युक्ति कौन सा है? माने लिखने के पहले का युक्ति कौन है? लिखने के पहले आप क्या करिएगा? तो माइंड में कुछ ना कुछ घोड़ा दौड़ाइएगा ना कि क्या लिखना है। तो माइंड का घोड़ा दौड़ाना क्या कहते हैं? मानस चित्रण करना। उत्तर आपका ए पर जाएगा। और आज का क्लास यही समाप्त होता है।